Hello everybody. Today we are going to study lesson 9 the making of regional culture क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण. Now in this chapter we will learn about different cultures. We describe people by their language they speak. If we say Tamil or Oriya to somebody means they speak Tamil or Oriya. मतलब कि हम लोगों को उसकी भाषा से जानते हैं. अगर हम किसी को कहते हैं कि तमिल या तो ओडिया, इसका मतलब या तो वो तमिल लैंग्वेज बोलता है या वो ओडिया लैंग्वेज बोलता है. वो तमिलनाडु में रहता है या तो वो उड़ीसा में रहता है. नाउ वी आल्सो एसोसिएट रीजन विथ डिफरेंट फूड्स, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग्स. मतलब कि हम विभिन्न रीजन को भी विभिन्न चीज़ों की वजह से जानते हैं. लाइक वहाँ के खाने की वजह से, वहाँ के कपड़ों की वजह से, वहाँ के काव्यों की वजह से, वहाँ के नृत्य की वजह से, वहाँ के संगीत की वजह से या वहाँ के चित्रकला से हम जानते हैं. मतलब वहाँ की जो जो चीज़ें फेमस है उससे जाना जाता है. दिस रीजनल कल्चर आर प्रोडक्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विथ आइडियाज़ फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. मतलब कि यह क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं जो वह स्थानिक परंपराओं एवं उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से बनी है. मतलब कोई भी क्षेत्रीय संस्कृति में सिर्फ वहाँ की लोकल चीज़ें ही नहीं होती, वहाँ के क्षेत्र की चीज़ें ही नहीं होती है, बट उस पर अगल बगल के या तो जो उपमहाद्वीप की जो दूसरी संस्कृति है उनका भी असर रहता है. इसी के तहत हम अब एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. मतलब कि हम चेरास के बारे में दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ रीजनल कल्चर. इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ. चेरा वॉज ए किंगडम ऑफ महोदयापुरम. इट स्टेबलाइज्ड इन 9th century. महोदयापुरम का चेरा राज्य जो कि आज के केरल में स्थित है वह 9वीं सेंचुरी में स्टेबलाइज हुआ था. लैंग्वेज वॉज मलयालम एंड स्क्रिप्ट वॉज आल्सो मलयालम. जो चेरा की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो भी मलयालम थी. वहाँ बोली जाने वाली भाषा भी मलयालम थी और वहाँ पर लिखी जाने वाली लिपि भी मलयालम थी. यह किसी भी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के उदाहरणों के सबसे पहले उदाहरणों में से है. अगर हम बात करें किसी रीजनल कल्चर के निर्माण की तो ऑलमोस्ट ये जो मलयालम है वो वहाँ की सबसे पहली लोकल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है, या तो सबसे पहले उदाहरण में से एक है. नाउ चेरा लोगों ने संस्कृत से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था. मलयालम भाषा की शुरुआती साहित्य कृतियाँ जो कि 12वीं शताब्दी की है उसमें संस्कृत का असर दिखता है. ये जो चेरा लोगों ने जो अपनी मलयालम लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उस पर अगर बात करें तो संस्कृत का काफ़ी बड़ा इफेक्ट दिखता है. वहाँ की जो 12वीं शताब्दी में जो कृतियाँ लिखी गई उसमें भी संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है. 14th century का ग्रंथ लीला तिलकम मणिप्रवलम शैली में लिखा गया था. 14th century में वहाँ पर एक ग्रंथ लिखा गया, एक बुक लिखी गई, टेक्स्ट लिखा गया, उसको कहते हैं लीला तिलकम. लीला तिलकम जो था वो मणिप्रवलम शैली में लिखा गया था. नाउ व्हाट इज मणिप्रवलम, ये समझना जरूरी है. क्वेश्चन एक आता है, व्हाट इज मणिप्रवलम. मणिप्रवलम वॉज ए लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज मलयालम. मतलब मणिप्रवलम एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वहाँ जो दो लैंग्वेज से बनी है, एक संस्कृत और दूसरी लोकल लैंग्वेज मलयालम से. लीला तिलकम वॉज ए बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज. और लीला तिलकम बुक है वो इसी मणिप्रवलम लैंग्वेज में लिखी गई है. मतलब लीला तिलकम में आप संस्कृत और मलयालम का प्रयोग देख पाएंगे. इसके आगे बात करें अगर नेक्स्ट कल्चर की तो रूलर्स एंड रिलीजियन ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट. मतलब शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय. यहाँ पर हम जगन्नाथ कल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जगन्नाथ कल्ट का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से जगन्नाथ संप्रदाय का विकास हुआ. जगन्नाथ का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स विष्णु. जगन्नाथ को हम दुनिया का मालिक यानी कि भगवान विष्णु के रूप में जानते हैं. आज भी लोग वहाँ जगन्नाथ की वुडन इमेज बनाते हैं जो कि वहाँ के स्थानीय देवता है. जगन्नाथ जो है वो उड़ीसा के या जगन्नाथपुरी के स्थानीय देवता है. लोग वहाँ पर आज भी उनकी एक लकड़ी की प्रतिमा बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं.
In 12th century, Anant Varman decided to make a temple of Jagannath at Puri. आज आप देख सकते हैं कि जगन्नाथपुरी एक वर्ल्ड में बहुत ही फेमस मंदिर है। वो 12th सेंचुरी में अनंत वर्मन राजा के द्वारा बनाया गया था या बनाने की शुरुआत की गई थी। इन 1230 किंग अनंग भीमा थर्ड ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। 1230 में वहाँ के एक राजा किंग अनंत भीमा जो थर्ड थे, उन्होंने अपना जो राज्य था वो भगवान विष्णु या तो भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया और उनको खुद को वहाँ भगवान का प्रतिनिधित्व घोषित करके उस राज्य को उन्होंने चलाया ना। अगर बात करें तो धीरे धीरे यह जगन्नाथ मंदिर फेमस होता गया। धीरे धीरे यह जगन्नाथ मंदिर फेमस होता गया और यात्रा का केंद्र बनता गया। यात्रियों के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता गया। इसके साथ साथ यह एक सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों का भी केंद्र बन गया। मतलब हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक और राजनीतिक मामलों का भी केंद्र बन गया। यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक मामलों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हर कोई आक्रमणकारी इस मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। जो भी अगर कोई अटैकर था तो वो इस मंदिर पर अपना कंट्रोल करना चाहता था। लाइक मुगल्स है या मराठास है या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, उन सब ने जिन्होंने यहाँ पर अगल बगल में अटैक किया तो उन्होंने इस मंदिर को अपने अंडर में लेने की कोशिश की या इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश की। इसकी वजह यह थी कि वे समझते थे कि अगर वो मंदिर पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इससे वहाँ के लोगों में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा या वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली उनका शासन स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथ कल्ट संप्रदाय का विकास हुआ जो हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, मतलब राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। हम सब जानते हैं कि राजपूत लोग जो है वो अपनी शूरवीरता के लिए काफ़ी फेमस है। राजस्थान वॉज कॉल्ड राजपूताना बाय ब्रिटिश। जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान था उनको राजपूताना कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान को अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जाता था, तो राजस्थान को अंग्रेजों के द्वारा राजपूताना कहा जाता था। अब इससे ये समझा जा सकता है कि वहाँ प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे। मतलब अगर अंग्रेजों के जो राजस्थान को राजपूताना कहने से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो प्रमुख जाति रहने वाली थी वो राजपूत थी। पर इसका मतलब कतई ये नहीं था या ये पूरा सच नहीं है, सिर्फ आंशिक सत्य है ये। इसका पूरा मतलब नहीं है कि जितने भी राजपूत थे सिर्फ राजस्थान में ही रहते थे या तो राजस्थान में रहने वाले सारे लोग राजपूत ही थे। नहीं, राजस्थान से बाहर भी राजपूत रहते थे और राजस्थान में राजपूत के अलावा दूसरे लोग भी रहते थे। नियर बाय 18th सेंचुरी राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजाओं का ही अधिकार रहा या शासन रहा। अगर हम 8वीं सेंचुरी से बात करें तो राजस्थान में ज़्यादातर जो शासक थे, रूलर्स थे, वो राजा ही थे या तो मतलब राजपूत ही थे। राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए जीते थे, वही राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए मरते भी थे। राजपूतों की बहादुरी का वर्णन विभिन्न काव्यों में, कहानियों में या तो गीतों में किया जाता है। यह वर्णन करने वाले वहाँ के चारण या भाट, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड मिन्स्ट्रल थे, वो विभिन्न कृतियाँ लिखा करते थे, लाइक कहानियाँ लिखा करते थे, गीत लिखा करते थे या तो काव्य लिखा करते थे जो कि राजपूत राजाओं का वर्णन करते थे। यह कहानियाँ उनकी स्मृतियों इसलिए लिखी जाती थी ताकि उनकी स्मृतियों को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और अन्य लोग भी उनसे प्रभावित हो, उनसे प्रेरित हो। इसलिए यह कहानियाँ या जो है गीत लिखे जाते थे चारण भाट, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड मिन्स्ट्रल के द्वारा। उसके बाद राजपूत स्त्रियों का भी योगदान काफ़ी रहा है। राजपूत स्त्रियां भी कम नहीं थी राजपूत लोगों की तरह, वो भी उनका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा था। बट कभी कभी वो झगड़े की वजह भी बन जाती थी। जो राजपूत स्त्रियां थी वो कभी कभी झगड़े की वजह भी बन जाती थी। राजपूत पुरुष या कोई भी पुरुष होते थे, उनको जीतने के लिए या उनको पाने के लिए या उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते थे या दूसरों की जान भी ले लेते थे। हम यह कई पिक्चर्स में भी देखते हैं कि ये लड़ाइयाँ होती थी रानी को पाने के लिए या राजकुमारी को पाने के लिए। तो ये राजपूत स्त्रियां थी वो कई बार लड़ाई या झगड़ों की वजह भी बन जाती थी।
राजपूतानियाँ अपने पति का जीवन मरण तक साथ दे दिया करती थी। राजपूतानियाँ जो थी वो अपने पति का जीवन से लेकर मरण तक साथ देती थी और समय आने पर अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जल जाया करती थी या युद्ध के समय जौहर किया करती थी। इस तरह राजपूत अपनी शूरवीरता के लिए जाने जाते थे। तो अगर हम राजपूत की बात करें तो राजपूत इस तरह अपनी शूरवीरता के लिए जाने जाते थे। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो दैट इज़ बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक, या तो क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। इसके बाद हम इस पॉइंट में हम देखेंगे कि कथक का विकास कैसे हुआ, कथक नृत्य का विकास कैसे हुआ। कथक इज ए डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। कथक है वो एक डांस फॉर्म है जो कि नॉर्थन इंडिया के काफ़ी सारे प्रांतों से या एरिया से जुड़ा हुआ है। द वर्ड कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कथा मीन्स कहानी इन संस्कृत। जो कथक वर्ड है वो कथा वर्ड से डिराइव्ड हुआ है या तो वहाँ से बना है, जिसको कि संस्कृति में कथा या तो कहानी कहते थे। कथक को मतलब संस्कृत में कहानी या तो कथा कहा जाता था। कथक उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक एक जाति थी जो लोग मंदिरों में क्या किया करते थे, मंदिरों में कथाएं सुनाया करते थे। वह कथा जो सुनाते थे वो हाव भाव या संगीत के साथ कथावाचन किया करते थे। विभिन्न प्रकार के वो हाव भाव बनाया करते थे और कहानी को विभिन्न हाव भाव से वो प्रस्तुत किया करते थे। धीरे धीरे यह नृत्य के रूप में परिवर्तन होने लगा और वही हाव भाव धीरे धीरे नृत्य के रूप में बदलने लगे और आगे जाकर वही जो कहानी जो हाव भाव के तौर पर कही जाती थी वो एक नृत्य बन गया, जिसको हम कथक नृत्य के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद अगर मुगल दरबारों में भी कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। धीरे धीरे यह और आगे बढ़ता गया, इसका विकास होता गया। जब मुगलों का शासन आया तो मुगल दरबारों में भी यह कथक नृत्य काफ़ी प्रचलित था। यह राजा महाराजाओं के दरबार में यह कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। आगे चलकर यह राजस्थान के जयपुर घराने एवं यूपी के लखनऊ घरानों में भी फला फूला। धीरे धीरे उसके बाद राजस्थान का जो जयपुर घराने थे वहाँ पर भी इसका काफ़ी विकास हुआ और लखनऊ घराना था वहाँ पर भी कथक का काफ़ी विकास हुआ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह काफ़ी विकसित हुआ। जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में मतलब उनके अंडर में भी इस कथक डांस का काफ़ी विकास हुआ, या तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी कथक का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे यह पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी तक भी फैल गया। मतलब कि धीरे धीरे यह कथक नृत्य जो है वो पूरे उत्तर भारत में प्रचलित हो गया, फैल गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी तक ये फैल गया था। जो कथक है वो कुछ मतलब जैसे हम कह सकते हैं फुटवर्क या ड्रेसेस, जिसको हम कह सकते हैं वेशभूषा या एनेक्ट मतलब अभिनय पर जोर दिया जाता था। कथक में मेन जो चीज़ें हैं वो फुटवर्क होना चाहिए, उसकी वेशभूषा एक अपने आप में काफ़ी मायने रखती है, एवं उसमें जो एक एनेक्ट करना या अभिनय करना है वो भी काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। परंतु अंग्रेजों के समय में इसको प्रोत्साहन नहीं मिला, या तो अंग्रेजों के द्वारा कथक को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, पर फिर भी कथक ने अपने आप को जीवित रखा, विलुप्त नहीं हुआ और ये बना रहा, अपने आप का अस्तित्व बनाए रखा। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए वन ऑफ 6 क्लासिकल डांस फॉर्म। हमारे जो अभी 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है या जो 6 क्लासिकल डांस है उसमें से ये एक कथक को भी इंक्लूड किया गया है। आज़ादी के बाद हमने इसको जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म हमारे हैं उसमें इंक्लूड किया। ये 6 क्लासिकल डांस फॉर्म कौन से है, 6 शास्त्रीय नृत्य कौन से है, इसको हम देखते हैं। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, दूसरा है कथकली जो कि केरला का है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि कथक और कथकली में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कथक भी अलग है और कथकली भी अलग है। कथक है वो उत्तर भारत का नृत्य है, जो कथकली है वो केरला का नृत्य है। तो अगर बात करें 6 शास्त्रीय नृत्यों की या क्लासिकल डांस फॉर्म की, तो फर्स्ट वन भरतनाट्यम, सेकंड वन भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, सेकंड वन जो कि कथकली केरला में है, थर्ड वन ओडिसी जो कि उड़ीसा में है या उड़ीसा से प्रचलित हुआ है, फोर्थ वन कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और पांचवा मणिपुरी जो कि मणिपुर से रिलेटेड है, छठा हमारा कथक जो कि उत्तर भारत से रिलेटेड है। नाउ इसमें एक दिक्कत ये भी रहती है कि किस
किस कला को शास्त्रीय माना जाए या किस कला को क्लासिकल माना जाए, ये थोड़ा विवाद की बात है। या तो ये इसके बीच में डिस्कशन होता रहता है। इधर जो रिलीजियस हो उसको हम क्लासिकल कहे, जो धार्मिक हो उसको हम क्लासिकल कहे, या फिर जिसमें विच रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल्स, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत हो उसको हम क्लासिकल फॉर्म कहे, या जो नियमों के अनुसार ही प्रसारित किया जाए या प्रस्तुत किया जाए उसको हम क्लासिकल फॉर्म कहे। ये इस चीज़ में काफ़ी डिस्कशन होता रहता है। तो इस तरीके से कथक जो है हमारा शुरू हुआ उत्तर भारत से। कथक जाति के द्वारा जो कथा वाचन किया जाता था वहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे ये कथक नृत्य बना और अंत में यह अभी हमारा एक जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें भी इंक्लूड किया गया है। तो आज हमने यहाँ तक सीखा, आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।